नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बिट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों के लिए ही डेडिकेटेड है, क्योंकि आज की पूरी क्लास के अंदर हम लोग मैथ के केवल और केवल 20 ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यकीन मानिए बच्चे, ये 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों की लाइफ बदलने की ताकत रखते हैं। आप लोगों का फ्यूचर जो है वो सिक्योर करने की ताकत रखने वाले 20 क्वेश्चन है बच्चे, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन वो है जो लास्ट टाइम एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था तो उनकी हर शिफ्ट के अंदर बच्चे ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। वही 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आया हूं। अनुमानित अगर बात करें तो लास्ट टाइम मान लीजिए 40 शिफ्टों के अंदर अगर एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था तो उन 40 शिफ्टों में से 32 से 33 शिफ्ट ऐसी थी जहां पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे। तो लगभग हर शिफ्ट के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। और ये बच्चे जो रिपीटेशन का जो मामला है ना, ये 2024 के नवंबर और दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। 2024 के अंदर आप लोगों का एएलपी का सीबीटी 1 का एग्जाम था, तो 2024 के दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था वहां से बच्चे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था। उसके बाद में जैसे आप लोगों का एएलपी का एग्जाम हुआ, उसके बाद में टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, फिर जेई का एग्जाम हुआ था, फिर आप लोगों के एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, फिर आप लोगों के ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था। ये 2024-25 की वैकेंसियां थी। उसके बाद में बच्चे नए सिरे से वैकेंसियां निकाली गई। उसके बाद आप लोगों का एएलपी का एग्जाम हो चुका है, जेई का एग्जाम हो चुका है, टेक्नीशियन का एग्जाम भी हो चुका है, और अब बच्चे आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम होना है। तो इन सभी एग्जाम्स की अगर मैं बात करूं ना, तो लगभग ऐसे 100 क्वेश्चन बनते हैं मैथ के जो बार बार हर एक पेपर के अंदर रिपीट होते रहते हैं। इस टॉपिक के ऊपर मैंने आप लोगों के लिए पहले भी एक क्लास बनाई थी, आरआरबी हैक नाम से उसकी थंबनेल थी। तो उस क्लास के अंदर तो मैंने आप लोगों को बच्चे विद प्रूफ आप लोगों को बताया था। मैंने आप लोगों को इमेज भी दिखाई थी क्वेश्चनों की कि ये क्वेश्चन जो है वो इस शिफ्ट का क्वेश्चन था। ये आप लोग उसकी इमेज भी देख सकते थे। तो वहां पर हम लोगों ने 100 क्वेश्चनों में से कुछ सैंपल ही दिखाए थे। लेकिन अभी मैं आप लोगों के पूरे आरआरबी की बात नहीं कर रहा, अभी मैं केवल और केवल एनटीपीसी के लेवल की बात कर रहा हूं। एनटीपीसी के उन्हीं 100 क्वेश्चनों में से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चे एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहे थे। तो उन्हीं 20 क्वेश्चनों को मैं लेकर आया हूं। और आज की जो क्लास, वैसे तो देखिए एनटीपीसी वाले सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम स्टार्टिंग में है, 16 तारीख से जिन बच्चों का एग्जाम है, शुरुआत के दिनों में जिन बच्चों का एग्जाम है, उनके लिए तो बच्चे खास महत्वपूर्ण क्लास रहेगी आज की। क्योंकि उन बच्चों का शुरुआत में एग्जाम होगा तो उन बच्चों को लेवल नहीं पता कि किस टाइप का लेवल पूछा जाएगा, कहां से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उन बच्चों को थोड़ा सा ध्यान में ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो पहले से ही आप लोगों को चीजों का अनुमान लग जाए, पहले से ही आप लोगों को यह पता चलने लग जाए कि हाँ भी इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग बच्चे थोड़ा सा सहज महसूस करोगे एग्जाम के अंदर, और टाइम भी बचा लोगे। खास बात तो टाइम की रहती है, टाइम जो है वो आप लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। तो बेटा 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो बार बार रिपीट हुए हैं, और पूरी उम्मीद है कि बच्चे ये क्वेश्चन आगे भी रिपीट होंगे। पूरा का पूरा कंटेंट रिपीट होगा बच्चे, इस चीज का तो मैं कह भी नहीं रहा, लेकिन इन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। हाँ, ये है कि डाटा जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बच्चे क्वेश्चन का फॉर्मेट बिल्कुल वही रहने वाला है, ये आप लोग मानकर चलिए। क्योंकि केवल लास्ट टाइम के बिहाफ के ऊपर मैं आप लोगों से ये चीजें नहीं कह रहा, केवल पिछली बार की कहानी को देखते हुए ये चीजें नहीं बताई जा रही। मैंने अभी भी बताया 2024 के नवंबर दिसंबर से बच्चे ये सिलसिला स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को देखा जा रहा है। तो इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास कवर करके जाना बच्चे, ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, केवल 20 ही क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं। फॉर्मेट अच्छे से समझते रहना, आंकड़े चेंज होते रहेंगे, फॉर्मेट आप लोगों को समझना पड़ेगा। फॉर्मेट अगर समझ गए तो बच्चे एग्जाम के अंदर आप लोगों को पहले से ही पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया है, इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा इसका, और इतना जल्दी आसानी से इसका आंसर भी आ जाएगा। तो सारी की सारी चीजों को बच्चे कवर करते हुए चलना, और क्वेश्चनों के साथ साथ मैं आप लोगों को उनके आसपास के क्वेश्चनों के बारे में भी कुछ बताने वाला हूं।
उस चीज को भी बच्चे आप लोग गौर से सुनिएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है, चाहे एएलपी की बात करो, चाहे बच्चे एनटीपीसी की बात करो, चाहे ग्रुप डी की बात करो, हर एक एग्जाम के अंदर बच्चे क्वेश्चन आया है। और एनटीपीसी का जिन बच्चों ने लास्ट टाइम एग्जाम दिया था उन बच्चों को तो पता है हर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया था। माध्यिका भी पूछी गई थी और साथ ही साथ बच्चे बहुलक भी पूछा गया था। इसी तरीके से ऐसे कुछ आंकड़े देगा, माध्यिका पूछेगा या फिर बहुलक पूछेगा। कभी किसी किसी शिफ्ट में तो दोनों ही क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। तो सबसे पहले माध्यिका की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को माध्यिका का कंसेप्ट समझा देता हूं कि माध्यिका डिपेंड किस चीज के ऊपर करती है। तो बेटा, ये जो प्रेक्षण दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं, इनकी संख्या के ऊपर माध्यिका डिपेंड करती है। कौन सा पद आप लोगों की माध्यिका होगी वो पता चलेगा अगर ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तब आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग इनको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 विषम नंबर है। तो विषम संख्या में जब भी आंकड़े देता है तो माध्यिका कैसे निकाली जाती है, देखना। माध्यिका को m से डिनोट कर रहा हूं, तो जितनी संख्याएं होंगी वो प्लस में 1 और बटे 2, ये जो पद होगा ना, ये जो पद आएगा वही आप लोगों की माध्यिका कहलाएगी। n + 1 बटे 2वां पद ही आप लोगों की माध्यिका कहलाती है। तो सबसे पहले बच्चे इनको आप लोगों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, बढ़ते हुए क्रम में आप लोगों को इनको लिखना होता है, और फिर जो आप लोगों का ये पद बनेगा वही आप लोगों की माध्यिका होगी। n का मान अभी अभी आप लोगों ने काउंट किया 11 है, टोटल 11 संख्याएं हैं, तो n का मान है बच्चे 11। तो 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। 12 बटे 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 6। तो छठवां जो पद होगा ना वही आप लोगों की माध्यिका कहलाएगी। तो आप लोग इनको अरेंज कीजिए, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बच्चे क्या आएगा, 24 आएगा। 24 के बाद में बच्चे आप लोगों को 26 दिखाई दे रहा है, 26 आएगा सेकंड नंबर के ऊपर। थर्ड नंबर के ऊपर हमें यहां पर दिखाई देगा बच्चे 38, ठीक है ना। थर्ड नंबर के ऊपर 38 होगा। चौथे नंबर के ऊपर 39 बन जाएगा, और 39 के बाद में आप लोगों का डायरेक्ट 43 आएगा। पांचवें नंबर के ऊपर 43 होगा, 1 2 3 4 5। तो छठवें नंबर के ऊपर कौन होगा, छठवें नंबर के ऊपर होगा बच्चे 49। छठवें नंबर के ऊपर होगा 49। तो छठवां जो पद होगा ना वही आप लोगों की माध्यिका होगी। तो पूरा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टूट के पढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चनों के ऊपर, बोले सर सबसे पहले तो इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं फिर देखेंगे माध्यिका क्या होगी। तो बेटा, जब छठवें पद ही माध्यिका बनी तो आगे अरेंज करने की जरूरत कहाँ है आप लोगों को। तो आंसर होगा बच्चे 49। अब अगर बाई चांस इनकी संख्या हुई एक सम, यानी सर अगर 11 की जगह 12 पद होते या फिर 10 ही पद होते तो हम लोग कैसे करते। जब विषम आएगा तब तो बच्चे ये तरीका आप लोगों को लागू करना है। लेकिन अगर सम संख्या के अंदर आप लोगों को आंकड़े दे रखे हैं तो बच्चे करना क्या होगा। तो जो भी आप लोगों के जितनी भी संख्या होंगी उसमें आप लोग 2 का भाग दे देना। तो n बटे 2वां पद प्लस में n बटे 2 + 1वां पद, ठीक है ना। इन दोनों का जो एवरेज निकलेगा वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। समझा देता हूं, समझना। जैसे सपोज करो 10 ही पद होते, अगर 10 ही पद होते तो 10 पद होते तो n का मान 10 आता, 10 बटे 2 करता तो आधा कितना हो जाता, 5 हो जाता। तो 5वां पद प्लस उसके आगे वाला पद, 5वां पद और 6वां पद दोनों का योग करके आधा करवाते, वही आप लोगों की माध्यिका निकल कर आती। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 100% बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। माध्यिका पूछता है, बहुलक पूछता है, और माध्यिका पूछने का एक तरीका और भी है, जब आप लोगों को वर्ग अंतराल का क्वेश्चन देता है, वो भी हर शिफ्ट के अंदर रिपीट हुआ था, लेकर आया हूं, दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन हर शिफ्ट के अंदर आया था बच्चे, हर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। आप लोगों को केवल और केवल एक रिलेशन याद रखना है। एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, इतना समझ गए। आप लोगों को बस ये रिलेशन याद रखना है कि एलसीएम बराबर होता क्या है, एचसीएफ और गुणा के अंदर a गुणा b गुणा c, और ये a b c है क्या, ये बच्चे संख्याओं के अनुपात है। अगर 2 संख्याएं दे रखी है तो a और b मानकर चलेंगे, 3 संख्याएं दे रखी है तो a b c मानकर चलते हैं। कहने का मतलब क्या है, एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का एचसीएफ और उनके अनुपातों का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम के इक्वल बनता है। आप लोगों को बच्चे यहाँ क्या क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, आप लोगों को एलसीएम भी दे रखा है,
HCF की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है, HCF कैलकुलेट करना है। तो इनके गुणा का जो आएगा वो इसके अंदर भाग दे दो, HCF की वैल्यू बन जाएगी। तो HCF कैसे बनेगा, HCF की वैल्यू कैसे आएगी, LCM बटे में A गुना B गुना C, ठीक है ना। LCM कितना दे रखा है, 3000 बच्चे 94 दिया है LCM। और सर इनके अनुपातों का गुणा करवा देते हैं डायरेक्ट, तो 2 गुना 7 गुना 13। सबसे पहले मैं 2 से कैंसिल आउट कर लूंगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा। फिर मैं 7 से कैंसिल आउट कर लूंगा, 7 दूनी 14 होगा, 7 दूनी 14 होगा और 7 एकम 7 होगा, ठीक है। 222, हाँ ठीक ही था ये, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ठीक है। और 13 एकम 13, कितना बच गया बच्चे, 9, 13 7 91, 17। 17 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 17 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, तरीका याद रखना। अब 3 संख्या के ऊपर आता है तब भी तीनों को गुणा करवाया जाता है, 2 संख्या के ऊपर आता है तब भी दोनों को गुणा करवाया जाता है। एक रिलेशन और याद रख लेना, जब भी 2 संख्याएं आप लोगों को दे रखी है तो उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन्हीं दोनों संख्याओं के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। ये रिलेशन भी बच्चे आप लोग याद रखोगे, इस रिलेशन को भी आप लोगों को याद रखना है। इसके ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 2 संख्याएं देता है, दोनों का गुणनफल होगा वो उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होगा। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, एक संख्या देता है दूसरी पूछता है, कभी कभार इन दोनों का गुणनफल देके LCM देके HCF भी पूछा जा सकता है। तो रिलेशन याद होगा तो चीजें बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए। अब ये देखिए बहुलक वाला क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैंने बताया था माध्यिका पूछता है, बहुलक पूछता है और वर्ग अंतराल देकर भी आप लोगों से माध्यिका पूछी जाती है, ठीक है ना। तो अब ये बहुलक का क्वेश्चन है, तो बहुलक का क्वेश्चन है तो बच्चे बहुलक तो आप लोगों को पता है ना सर, जो बार बार रिपीट होता है, बार बार आता है वो बहुलक होता है। और हम लोग बहुलक वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, वही बहुलक है उन क्वेश्चनों का। तो देखो सर बहुलक वो होगा जो बार बार रिपीट होगा, जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। तो यहां अनुमान लगाना मुश्किल होगा कौन सी संख्या ज्यादा बार आई है, लेकिन सर इन चारों में से तो कोई एक आंसर होगा। तो आप लोग ऑप्शन को चेक करना, ठीक है ना। जब भी बहुलक का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऑप्शन को चेक करना कि भी 7 को चेक करता हूं, 7 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, बस 3 ही बार आया। 8 बच्चे कितनी बार आया, चेक कर लीजिए जल्दी से, 1 बार और 2 बार, केवल 2 बार 8 दिखाई दिया है। 4 कितनी बार दिखाई देगा, 1 बार दिखाई देगा, 2 बार होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 5 बार आ चुका है बच्चे। 8 जो था वो तो 2 बार ही आया था, 4 जो है वो 5 बार आ चुका है। तो लगभग लगभग यही होना चाहिए बहुलक। 2 को और चेक कर लो बेटा, सर 2 एक बार ही आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 4। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका बहुलक कौन होगा, 4 होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है, लेकिन बच्चे फिर भी गलती कर देते हैं, ताकि मतलब कारण क्या है उनको तरीका नहीं पता, और अगर कर भी लेंगे तो फिर वो थोड़ा सा टाइम लगा कर करेंगे, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट देखने से पता नहीं चलेगा बच्चे आप लोगों को। आप लोगों का आंसर इन चारों में से एक होगा, तो इन चारों को चेक कीजिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो चुटकू सा क्वेश्चन है ये, चुटकू सा, पता है आप लोगों को तरीका भी, लेकिन बेटा पता नहीं अब इसके बारे में क्या बोले। कितनी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बना है, थोड़ा सा आंकड़ा चेंज करता है, थोड़े से डाटा चेंज करता है और यही क्वेश्चन आता है। समानुपात का क्वेश्चन इतना पता है, और 4 संख्याएं बच्चे अगर समानुपात में होती है तो आप लोगों को तरीका भी पता है कि अंदर वाली दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा, अंदर वाली दोनों संख्याओं का जो गुणा होगा वो बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, यानी 100 गुणा 36 के बराबर आएगा। y की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को, तो y की वैल्यू निकालोगे, स्क्वायर हटाओगे, इस साइड रूट करवा दोगे, यानी 100 रूट 36। 100 का रूट कितना होता है बच्चे, 10 होगा, और 36 का अंडर रूट कितना होगा, 6 होगा, तो मल्टीप्लाई करवाओगे 60 आएगा। यानी y की वैल्यू बच्चे कितनी आने वाली है, 60। y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 60 आएगी। क्लियर है बात, बस ऐसे होता है। कभी कभार y का मान पूछा, कभी कभार पूछ लेगा y प्लस 1 की वैल्यू बताओ, कभी पूछ लेगा y स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू बताओ, ऐसे पूछ लेगा। क्या दिक्कत है इसमें, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 104 और 133 को विभाजित करने पर क्रम से 8 और 5 शेषफल बचता है। LCM HCF का क्वेश्चन है, पता चल चुका होगा आप लोगों को।
अब ऐसे क्वेश्चनों को देख लेना बेटा, ये पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन लेकर आया हूं। ऐसा ना हो कि मैं मेहनत करवा के चला भी जाऊं और आप लोग बच्चे इन क्लासों को देखो ही ना, कोई फर्क ही ना पड़े, तो बेटा नुकसान कर लोगे अपने आप का ही। छोटी सी तो क्लास है, 40 45 50 मिनट की क्लास बनने वाली है, 20 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बेटा आप लोगों की लाइफ का सवाल है, तो इन क्लासों को अच्छे से आप लोग कवर कीजिए। अब देखो क्या है, हमें एक ऐसी संख्या बतानी है जिसका भाग 104 में दूंगा तो कितना शेषफल बचना चाहिए, 8, और 133 में अगर भाग दूंगा तो 5 शेषफल बचना चाहिए। कैसे करना होता है बेटा क्वेश्चन को, 104 में अगर भाग दूंगा तो 8 तो शेष बचना चाहिए। शेष बचने का मतलब क्या है कि सर इसको घटाओ, 96 तक तो भाग जाना चाहिए ना, बताइए। 104 में भाग दूंगा तो 8 तो शेषफल ही बचेगा, इसका मतलब सर 96 तक तो भाग जाएगा उस संख्या का पूरा पूरा। और 133 में भाग दूं तो बेटा 5 शेषफल बचना चाहिए, इसका मतलब बेटा 128 के अंदर तो उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या देखो जिसका भाग 96 और 128 के अंदर चला जाए। 32 का जाएगा सर, 42 का भाग यहां नहीं जाता है, 41 का भाग यहां नहीं जाता, 40 का भाग इसमें नहीं जाता, तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 32 हो जाएगा। ये लो, क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, क्वेश्चन नॉर्मल से ही होते हैं, लेकिन एग्जाम ऐसी चीज है, एग्जाम हॉल ऐसी चीज है बेटा, वहां बड़े बड़े लोगों की हवा टाइट हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग पहले से तैयार रहो, बार बार अगर प्रैक्टिस कर रखी है तो बच्चे आप लोग बिल्कुल अच्छे महसूस भी करोगे और पेपर भी अच्छा होगा। अब ये क्वेश्चन लिख के ले लेना, 200% एग्जाम में आएगा, 200% ये क्वेश्चन एग्जाम में बढ़ने वाला है। मध्यानुपाती, 3 चीजें होती है, एक होता है मध्यानुपाती, एक होता है तृतीयानुपाती, एक होता है बच्चे चतुर्थानुपाती। प्रथमानुपात भी पूछ ले कभी कभार, तो आप लोगों को पता तो होता ही है, रिलेशन तो आप लोगों को बनाना आता ही है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को एग्जाम के अंदर 9 + 4 √5 ही मिलेगा, क्या ना, यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, यहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती बच्चे आप लोगों से जरूर पूछा जाएगा एग्जाम में। तो तरीका समझ लेना, मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, जो दोनों संख्याएं दे रखी है दोनों को गुणा करवा के केवल और केवल √ लिया जाता है। अगर इसको मैं a मान लूं, इसको अगर मैं b मान लूं, तो बच्चे मध्यानुपाती कैसे निकाला जाता है, मध्यानुपाती का तरीका क्या होगा देख लेना। मध्यानुपाती बच्चे कैसे निकाला जाएगा, मिड प्रोपोर्शन कैसे निकाला जाएगा, मध्यानुपाती सिंपल सा है, a गुणा b का √ ये लो, इन दोनों को गुणा करवा के √ करवाना है। गुणा करवा दो, किसी को दिक्कत नहीं है। 9 को 18 से गुणा करवाऊंगा तो 162 आएगा, 162। फिर 9 को गुणा करवाऊंगा माइनस के 8 √5 से, तो सर 72 √5 बन जाएगा, 9 8 72 ही होता होगा। फिर 4 √5 को 18 से गुणा करवाऊंगा तो 18 चौके 72 आएगा, प्लस की वैल्यू निकलेगी, तो 72 होगा, √ में 5 होगा। और फिर इसी को इसके साथ गुणा करवाओ, 8 चौके 32, माइनस के अंदर वैल्यू आएगी बच्चे, माइनस का 32 तो आएगा ही आएगा, लेकिन √5 से गुणा होगा तो 5 बना लेगा, और 132 और 5 कितना होता है बच्चे, 160, ठीक है, गुणा करवा के 160। और इस पूरे का √ आप लोगों को करवाना है बच्चे, इस पूरे का √ करवाना है। तो ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू, ये माइनस ये प्लस आपस में कैंसिल आउट हो गए। 160 में से 162 में से 160 जाएंगे, केवल और केवल √2 बचेगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, √2। ठीक है बात। कभी कभार यहां पर संख्याएं कट जाएगी, कभी कभार यहां पर संख्या कट नहीं पाएगी, तो उसका आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कर पाओगे? तो मध्यानुपाती है, तृतीयानुपाती है, चतुर्थानुपाती है, लगभग तो मध्यानुपाती या तृतीयानुपाती पूछता है, ठीक है ना। हाँ, जरूरी नहीं है, लेकिन आप लोगों से ये क्वेश्चन बनेगा जरूर, मध्यानुपाती पूछ लेगा या तृतीयानुपाती पूछ लेगा या चतुर्थानुपाती पूछ लेगा या प्रथम समानुपाती अनुपात पूछ लेगा आप लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे भी बढ़ाया जा सकता है, अलग अलग संख्या भी दे सकता है कि कोई 2 संख्याएं हैं, इनका मध्यानुपाती ये है, ये कोई 2 संख्याएं हैं, इनका तृतीयानुपाती ये है, तो इन दोनों के चतुर्थानुपाती के बीच का रिलेशन क्या होगा, इस तरीके से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर भी पूछा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का तरीका समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप लोग। अब ये देखो, 2018 के अंदर जो एग्जाम हुए थे ना,
वहां भी ये क्वेश्चन आता था। 2022 के अंदर जो एग्जाम हुए थे वहां भी ये क्वेश्चन आता था। 2024, 2025, 2026 में जो एग्जाम हो रहे हैं वहां भी ये क्वेश्चन आ रहा है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और करना कुछ नहीं, बस आप लोगों को अंडर रूट करवाना आना चाहिए। अंडर रूट के ऊपर ही पूछता है, क्यूब रूट के ऊपर भी नहीं पूछता। ठीक है, तो देखो अंडर रूट कैसे करवाते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लेना अंडर रूट वगैरह के बारे में कैसे करते हैं, मैं तरीका बता देता हूं। और लगभग बेटा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके लास्ट में 25 ही हो, जरूरी नहीं है, लेकिन 80% क्वेश्चन ऐसे बने जिनके लास्ट में 25 था, क्योंकि जिसके लास्ट में 25 होता है उसका अंडर रूट करवाना भी आसान होता है। ठीक है ना, तो देखो इसने क्या बोला, देखो सबसे पहली बात तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 संख्या है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 संख्या है। पॉइंट के बाद बराबर बराबर संख्या है तो पॉइंट को हटा ही दो, पॉइंट हट चुका, पॉइंट गायब हो चुका है। ठीक है, मुझे केवल 38,025 का अंडर रूट करवाना है। 38,025 का बेटा मुझे अंडर रूट करवाना है। कैसे होता है समझना, लास्ट की दो संख्या का जोड़ा बनाओ, 25 आ चुका है, और जिसके लास्ट में अगर 25 आएगा तो उसका अंडर रूट हमेशा 5 जरूर आएगा लास्ट में। ठीक है, जिसके लास्ट में 25 होता है अगर मैं उसका अंडर रूट करवाता हूं तो लास्ट में 5 जरूर आता है। अब यहां संख्या कितनी बच गई बेटा, यहां संख्या बच गई 380। अब आप लोगों को करना क्या है, 380 ऐसे कौन से दो स्क्वायर है जिनके बीच में आता है, तो सर 380 किन किन के बीच में आता है, एक तो होता है 361, आप लोग बोलोगे कि सर 19 का स्क्वायर होता है। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का। और सर 400 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 20 का स्क्वायर होता है। हमेशा छोटे वाला ले लेना, हमेशा छोटे वाला ले लेना, तो सर 19 लेना है। यहां पर आप लोग 19 लिख सकते हो, यहां पर आप लोग 19 लिख सकते हो, यानी सर ये 195 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 195 का स्क्वायर है। अगर मैं इसका अंडर रूट करवाऊंगा तो 195 आएगा, आ चुका। फिर 4225 तो याद भी होगा आप लोगों को कि 4225 किसका स्क्वायर होता है, तो देख लो, अगर नहीं पता भी तो भी देख लो। 4225 की बात करवाता हूं, तो सर 25 का तो देखो 5 आ जाएगा, किसी को दिक्कत ही नहीं है। 42 किन के बीच में आता है, एक तो सर 36 और एक 49, यानी सर 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। छोटे वाला लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, 6 आप लोगों को उठाना पड़ेगा, यानी 65 का स्क्वायर है ये। तो बटे में क्या आएगा 65, पूरा पूरा कट जाएगा बच्चे, 5 या 15। ठीक है, तो 3 आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करवाना, बस जिस बच्चे को जितना जल्दी अंडर रूट निकालना आएगा वो क्वेश्चन उतना ही जल्दी कर लेगा। आप लोगों को आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए, आएगा ना, तो देख लेना। 2018 से कहानी स्टार्ट होती है बेटा इस क्वेश्चन की। 2018 में भी पूछा गया, 2022 के अंदर भी भरमार थी, 2024 है, 2025 है, और 2026 में जो एग्जाम चल रहे हैं सब में आता है बेटा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब जगह देखने को मिला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, करते रहना। एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% छूट प्रदान करता है। लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो बेटा मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, मैं इसका पूरा आप लोगों को पोस्टमार्टम करके बताता हूं। डिस्काउंट वाले ये जो क्वेश्चन है बेटा वो 3 टाइप के बनाए जाते हैं, 3 टाइप से ये क्वेश्चन बनते हैं। अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे उनमें 2 टाइप के क्वेश्चन ऐसे थे जो बार बार पूछे जा रहे थे। मैं भी बता देता हूं कैसे करना होता है। देखो फॉर्मेट एक ही बनाऊंगा, उसी फॉर्मेट से आप लोग तीनों क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। कैसे समझना, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, आप लोग क्रय मूल्य सोच लो अपने हिसाब से, कुछ भी का मतलब 100 मानकर चलोगे। ठीक है, क्रय मूल्य मैं 100 मानकर चलाऊं। 20% अधिक मूल्य अंकित करूंगा, यानी सर 20% बढ़ाकर लिखूंगा, 20% बढ़ाकर लिखूंगा। अब एग्जाम में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग 100 से 120 डायरेक्ट लिख सकते हो, पता है इतना। 20% बढ़ाकर लिखूंगा तो कितना बन जाएगा,
120 बन जाएगा। ये क्या है बेटा? ये है अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है एमआरपी। और छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर ही दी जाती है, उस पर 25% की छूट प्रदान करता है। 25% की छूट दे रहा है, 25% की छूट दी है। 25% का मतलब कितना होता है सर? चौथा हिस्सा। चौथे हिस्से का मतलब 30 रुपए। 30 रुपए की छूट दे दी बेटा। सर 30 रुपए की छूट अगर दे दी तो कितने में बेचेगा? 90 रुपए में तो बेचेगा। ये क्या बना है सर? ये विक्रय मूल्य बना है, ये विक्रय मूल्य बना है। क्वेश्चन ने पूछा लाभ या हानि का प्रतिशत बताओ। हकीकत में वस्तु कितने की थी सर? 100 रुपए की थी। ये तो बढ़ा चढ़ा के लिख रहा था, हकीकत में 100 रुपए की थी। और ये सारा काम कर कराने के बाद में बिकी कितने में सर? 90 रुपए में बिकी है लास्ट में जाकर। 100 रुपए की चीज थी, 90 रुपए में बिकी है लास्ट में जाकर। 10 रुपए का घाटा कर लिया कि नहीं कर लिया? 10 रुपए की हानि होगी कि नहीं होगी? तो 10 रुपए की हानि हुई है। किसके ऊपर हुई है? हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। सर 100 रुपए के ऊपर हुई है। कितना परसेंट होता है बेटा? सर 10% होता है, यानी 10% की हानि हमें हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर 10% की हानि आएगा। अब जिन चीजों की मैं बात कर रहा हूं उनको समझना, फॉर्मेट यही रहेगा, अच्छे से समझ लो। ये क्रय मूल्य है, जितना भी बढ़ाकर लिखा जाता है वो यहां लिखा जाता है, अंकित मूल्य बनता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य के ऊपर दी जाती है, और छूट देने के बाद में जो मूल्य आएगा वो विक्रय मूल्य कहलाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो लाभ हानि कहलाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो आप लोगों का छूट का परसेंटेज कहलाएगा। इन दोनों का जो अंतर होगा वो आप लोगों का जितना परसेंटेज आप लोग बढ़ाकर लिखते हो वो माना जाएगा। ठीक है बात? अब जैसे इस क्वेश्चन ने तो यहां से क्वेश्चन पूछा, आप लोगों को ये वैल्यू दे दी और ये छूट दे दी, और ये पूछना चाह रहा है। पहला क्वेश्चन है ये। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? छूट दे देगा, लाभ और हानि का परसेंटेज आप लोगों को दे देगा, और ये पूछेगा कि कितना परसेंट बढ़ाकर लिखा जाए। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है? कितना परसेंट बढ़ाकर लिखेगा ये दे देगा, अगर लाभ हुआ है तो लाभ दे देगा, हानि हुई है तो हानि दे देगा, छूट का परसेंटेज आप लोगों से पूछा जाएगा। तो बेटा ये तीनों वैल्यू आप लोगों से पूछी जाती है। इन तीनों चीजों को कैसे निकाला जाता है? लाभ हानि, कितना बढ़ाकर लिखेगा, या फिर कितनी छूट देगा, इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन समझ गए। दूसरा क्वेश्चन भी बताता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है, देखना। इस क्वेश्चन को निहार लो पहले अच्छे से, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर मैं बताता हूं। मेरे ख्याल से देख लिया होगा। क्या बोला? एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। सेम वैसी कहानी है सर। 100 रुपए थे मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपए है। 50% बढ़ाकर लिखा जाएगा तो सर 150 तो लिखेगा ना, अंकित मूल्य 150 है। 14% का लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए? सर छूट तो यहां दी जाती है ना, बिल्कुल। कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए यही पूछा गया है कि आप लोग 14% का लाभ कमाओगे, यानी सर लाभ तो इन दोनों के बीच का होता है, तो कितना कमाना है? 14% लाभ कमाना है। तो बेटा 100 रुपए वाली चीज को कम से कम 114 रुपए में तो आप लोगों को बेचना पड़ेगा, तभी 14% का लाभ कमा पाओगे। बोलो। तो 150 रुपए की चीज थी, 114 में हमने उसको बेचा है, कितने रुपए की छूट दी है? ये वैल्यू दे दी, ये वैल्यू दे दी, आप लोगों से ये पूछ रहा है। ठीक है ना, ये भी परसेंटेज था बेटा। तो बढ़ाकर जो बोला वो भी दे दिया, लाभ हानि भी दे दिया, इन दोनों का बीच का अंतर पूछना चाहता है परसेंटेज में। कितने का अंतर है बच्चे? आप लोग साफ साफ पता है सर 36 कम कर रहा है, 36 रुपए की छूट दे रहा है। हाँ 36 ही है, और 150 के ऊपर दे रहा है। कितना परसेंटेज बनेगा? ये 50 से काटोगे 3, 50 से काटोगे 2, 3 से काटोगे 12, 12 दूनी 24, यानी 24% की छूट दी गई है। 24% की छूट दी गई है। पीछे वाला क्वेश्चन वापस से चेकआउट कर सकते हो, मैंने बार बार बताया। तीन चीजें हैं, यहां से यहां तक जो बढ़ाकर लिखता है वो, यहां से यहां तक जो छूट होती है वो, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो लाभ हानि होता है। इनमें 3 चीजें हैं, तीनों में से 2 देगा, तीसरी पूछेगा। पता चल चुका है।
और अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा, ये जैसे क्वेश्चन था, ये बार बार एग्जाम में बना, और ये जो क्वेश्चन था ये भी बार बार एग्जाम में बन रहा था, इसीलिए दोनों क्वेश्चन उठाकर ले आया। तो आंकड़े चेंज होंगे, कुछ एक डाटा चेंज होंगे, बाकी पैटर्न यही रहेगा बच्चे। इसी तरीके से अटेम्प्ट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, वह छोटी से छोटी संख्या, स्टार मार्क कर लेना, पक्का आएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 6627 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो, गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। बेटा कोई भी जो पूर्ण वर्ग संख्या होती है ना, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या होती है, अगर हम लोग उसके इस तरीके से टुकड़े करेंगे ना, टुकड़े करेंगे, तो वो जो टुकड़े होंगे वो हमेशा स्क्वायर के रूप में होंगे। यानी किसी भी संख्या का अगर भाग गया तो उसका 2 बार भाग जरूर जाएगा। तो हम लोग इसको भाग देकर देने की कोशिश करते हैं। 3 का भाग चला जाएगा, सर 3 का भाग देता हूं तो 3 आ जाएगा, सॉरी 3 क्यों आएगा, 2 आएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 निम 27 हो जाएगा, 0 9 आ जाएगा। अब सर 3 का भाग वापस जाना चाहिए, बोलो। मैंने भी बताया, अगर आप लोग ऐसे टुकड़े करोगे तो जिस चीज का भाग दे दिया उसका कम से कम 2 बार भाग जाना चाहिए। 4 बार चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जोड़े जरूर बढ़ने चाहिए। सर 3 का भाग एक बार तो गया, अब 3 का भाग इसके अंदर जा नहीं रहा, आगे किसी और संख्या का जरूर भाग चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 का तो नहीं गया। तो सर 3 अकेला बच गया। 3 अकेला बचने का मतलब सर 3 से एक बार इसको गुणा जरूर करवाना पड़ेगा, तभी 3 का भाग एक बार वापस जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है बच्चे 3। समझ में आई क्या बात, कैसे अटेम्प्ट हो गया ये क्वेश्चन। अब ये किसका स्क्वायर है, इसके अंदर किसका भाग जाएगा, तो इसके अंदर बच्चे 47 का भाग जाता है 2 बार। 47 का स्क्वायर होता है 2209, ठीक है ना, चेकआउट कर सकते हो आप लोग। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर तो आएगा बच्चे 3, क्योंकि 3 का भाग एक बार ही गया, आगे सोचना नहीं है कि सर ये किसका स्क्वायर बनेगा या किसका नहीं। 3 का भाग एक बार गया तो एक बार और जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा रहा, तो 3 से गुना करवाना पड़ेगा इसको। समझ में आई बात। और बस यहां वैल्यू चेंज होगी, आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। किस बच्चे की शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन पक्का आएगा, 100% आएगा। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये छूट वाला क्वेश्चन है, 3 छूट दे रखी है, आप लोगों से 1 छूट पूछी गई है। देखिए बेटा, 3 छूट दे रखी है, 3 छूटों के क्रमिक 1 छूट आप लोगों को बतानी है। क्रमिक रूप से 3 छूट है, इनके एकल छूट आप लोगों को बतानी है। काफी बार ये क्वेश्चन देखा होगा, 2 छूट के ऊपर भी देखा होगा, 3 छूट के ऊपर भी देखा होगा, पता नहीं कितनी बारी। जो बच्चे तैयारी करते हैं उन बच्चों के सामने पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो करना क्या होगा, a+b वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या सक्सेसिव वाला तरीका भी आप लोग लगा सकते हो, लेकिन सक्सेसिव वाला तरीका लगाने में थोड़ी सी समस्या होगी, क्योंकि बेटा 13% की छूट दे रखा है। 13% जब कम करोगे तो 100 से 87 बनेगा, 87 को मल्टीप्लाई वगैरह करवाने में आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी होगी। तो इसको करने में ज्यादा अच्छा कैसे लगेगा, पहले आप लोग a+b वाला फॉर्मूला 20 और 20 के अंदर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 20 और 20 के अंदर a+b वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, कैसे लगेगा, 20 प्लस में 20, यहां माइनस होगा 20, यहां भी माइनस होगा, यहां भी माइनस होगा, यहां प्लस लग जाएगा 20 गुणा 20 बटे में 100। समझ रहे हो इतना। तो आप लोग वैसे डायरेक्ट भी करवा सकते हो कि सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 40 आ जाएगा, ये प्लस का चला जाएगा, तो उसमें घट के आएगा माइनस का। माइनस का आने का मतलब क्या है कि सर हम लोग छूट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए वो माइनस में आ रहा है। तो आप लोग ऐसे भी लगाया जा सकता है, या फिर आप लोग बेटा ऐसे भी सोच सकते हो कि सर 20 प्लस में 20 माइनस में 20 गुणा 20 बटे 100, ऐसे भी लगा सकते हो आप लोग। समझ में आई ना बात। तो बेटा ये 40 बनेगा, फिर माइनस में कितना करवाना पड़ेगा, सर ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है बच्चे 4, तो माइनस में 4 करवाओगे तो 36। तो 36% की छूट तो इन दोनों को मिलाकर बनेगी। फिर इस 36% को बच्चे आप लोग इस 13 के साथ भी करवा लो, तो 36 प्लस में 13 माइनस में 36 गुणा 13 और बटे में बेटा जी 100। ये लीजिए, ये टोटल आप लोगों का रिजल्ट निकलने वाला है। 36 और 13 कितना होता है बच्चे, सर 49 होता है।
49, माइनस में कुछ ना कुछ आएगा, 49 से थोड़ा सा कम होगा, कौन सा होगा वो देख लेते हैं। 13 को पहले गुणा करवा लो, 13 5 65, 13 6 78, 8 आएगा। ठीक है, केवल इसकी वैल्यू लिख रहा हूं, 8 आएगा। 13 तिया 39, 39 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे? सर 46 हो जाएगा। 39 और 7 कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 100, तो ये 4.68 आएगा, ये 4.68 आएगा। तो सर 4.68 घटाना है, 4.68 इसमें से घटाना है, तो पूरी वैल्यू में से 0.68 घटेगा तो 32 नहीं आएगा क्या? बताओ। और इसमें से अगर 4 घटाओगे तो बच्चे पॉइंट ये भी है, तो 44 ही बनेगा। 44.32 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। कैसे आया? समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। ठीक है ना भी, 0.00 का मतलब पूरा एक है, उसमें से 0.68 घटाओगे तो 0.32 ही आएगा ना। लास्ट डिजिट से हमने क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, तो आगे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन बेटा हल्के में मत लेना। अब यहां 20 और 20 था तो थोड़ा सा आसान हो गया ये क्वेश्चन। अगर 20 की जगह यहां पर कुछ 18 होता, 19 होता तो थोड़ा सा आंकड़ा जो है वो मुश्किल हो जाता। लेकिन आप लोगों को तरीका बच्चे ये रखना है। ठीक है, तो ऐसी कोई दो संख्या उठाना जिनके बीच में पहले a प्लस बी निकालना आसान हो, तो एक स्टेप तो आसान हो जाएगा। फिर जो वैल्यू आएगी उसको तीसरी के साथ भी a प्लस बी वाले फॉर्मूले में लगा के क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बेटा आईयू का, एक ही क्वेश्चन आता है आईयू का एग्जाम के अंदर, लेकिन ऐसा ही आता है। पिछले कुछ टाइम से इसका ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंडिंग में है बच्चे ये क्वेश्चन जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसी की डिमांड बढ़ी हुई है हाल फिलहाल के अंदर। है कुछ नहीं, बस तरीका पता होना चाहिए, लेकिन एग्जाम में हाथ पैर फूल जाते हैं बच्चों के, तो थोड़ी सी घबराहट ना हो, इसी वजह से तो बेटा ये क्लास लेकर आए हैं। क्वेश्चन तो आएगा ऐसा, आंकड़े थोड़े से चेंज होंगे, लेकिन आप लोगों को बनाना आना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाया जाएगा समझने की कोशिश करना। क्या बोला गया है? पी की वर्तमान आयु का 4 गुना करवा दो। पी की वर्तमान आयु ये है, इसका 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। यानी अगर मैं इसमें से क्यू की वर्तमान आयु घटाऊंगा तो क्या 35 निकल कर आएगा? बिल्कुल, क्वेश्चन तो ये कह रहा है पी की आयु का 4 गुना क्यू की आयु से 35 वर्ष ज्यादा है, यानी क्यू की आयु इसमें से घटाऊंगा तो 35 निकल कर आएगा। स्टेप नंबर 1 खत्म हो चुका है, पहली इक्वेशन बनाई जा चुकी है, पहली इक्वेशन आप लोगों ने बना दी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा 2 इक्वेशन ही बनेंगी ऐसे क्वेश्चन में। 8 वर्ष बाद, अच्छा 8 वर्ष बाद, सर 8 वर्ष बाद पी की उम्र कितनी हो जाएगी? पी प्लस 8, क्योंकि वर्तमान में पी है। क्यू की उम्र कितनी हो जाएगी? क्यू प्लस 8। ठीक है, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, सर 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से, पी की आयु के 6 गुने से 40 वर्ष कम होगा। अभी भी यही कम है, 40 वर्ष कम है, कितना आएगा? 40 आएगा। किसी को दिक्कत है इक्वेशन बनाने में? इतना काम कर दिया तो सर नैया पार हो गई आप लोगों की। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनाना जरूरी है, वापस से समझ लेना। 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना, 8 वर्ष बाद क्यू की आयु का 2 गुना पी की आयु के 6 गुने से, पहले तो 8 वर्ष बाद की उम्र बनाओ, फिर पी की आयु के 6 गुने से भी 40 वर्ष कम है, इसको इसमें से घटाऊंगा तो 40 आएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनी नहीं है, अभी बनाएंगे। गुना करो, 6 को अंदर गुना करवाओगे 6p बनेगा, फिर बच्चे 48 बन जाएगा, अंदर गुना करवा रहा हूं, फिर ये कितना बनेगा? 2q बनेगा, और माइनस के अंदर बच्चे कितना बनेगा? सर माइनस के अंदर ये 16 बनेगा, बराबर कितना आएगा? 40 आएगा। बराबर कितना आ जाएगा बच्चे? 40 आ जाएगा। अब आगे देखिए, 6p माइनस में 2q बराबर 48 उधर जाएगा, माइनस का जाएगा बच्चे, माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 16 उसट जाएगा, प्लस का बनेगा तो प्लस का 8 बचेगा, केवल 8 बचा है। तो यहां से भी आप लोग कॉमन उठा सकते हो, अंदर क्या बचेगा? p माइनस q बचेगा, बराबर के अंदर बचे 8 बचेगा, 2 से इसको कैंसिल आउट करके 4 हो जाएगा। लेकिन
अच्छा 3p बचेगा, सॉरी 3p माइनस क्यू बराबर में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशन सेट होगी। 3p माइनस में q बराबर कितना बचेगा, 4 बचेगा। ये दूसरी इक्वेशन है बच्चे। तो दोनों इक्वेशन बनाई जा चुकी है, दोनों इक्वेशन आप लोगों की बनाई जा चुकी है। अब आप लोग वैल्यू पुट करवा दीजिए यहां पर। तो सर 3p माइनस क्यू, ठीक है ना, तो 4p माइनस में q बराबर बच्चे 35 होगा, और आप लोगों का 3p माइनस में q बराबर कितना होगा, 4 होगा। तो पहली में से दूसरी अगर घटाओगे, इसको माइनस करोगे, इसको प्लस का करोगे, इसको माइनस करोगे, तो ये कट जाएगा। p बराबर आप लोगों की जो वैल्यू निकलेगी वो 31 निकलेगी। p की वैल्यू आप लोग चाहे इसके अंदर रख देना, चाहे इसके अंदर रख देना, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू कहाँ रखना पसंद करोगे, इसके अंदर रख दो क्या, 31 का 4 गुना कितना होगा बच्चे, 31 का 3 गुना ही करवा लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। 31 का 3 गुना करवाएंगे 93 आएगा। 93 को उस साइड अगर आप लोग भेजोगे तो बच्चे 4 कम करवा दो, 93 में से 4 कम करवाओगे तो 89 निकल कर आएगा। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो क्यू की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी बच्चे, 89 आएगी। कैसे आए पता तो चल चुका होगा। पी की वैल्यू 31 है ना, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दे, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 89 आएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन का आंसर। आगे चलते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो बेटा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 2,25,000 है। 25,000 नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, यहां 25,000 नहीं होगा, 50,000 होगा। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन फिर तो आंसर ही नहीं बैठेगा ना अपना। तो यहां पर बेटा 50,000 कर लेना, यहां पर होगा 50,000, 2,50,000। एक गांव की जनसंख्या वर्तमान में 2,50,000 है, जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं कि सर हर साल 25% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है, 3 साल बाद की जनसंख्या बताइए, या 3 साल पहले की बताइए, 2 साल बाद की बताइए, या 2 साल पहले की बताइए। बहुत बार कर लिए ऐसे क्वेश्चन, लेकिन बेटा पैटर्न चेंज हो चुका है। लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चनों की भरमार थी। 3 वर्ष पूर्व तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अंतर बताना था आप लोगों को। ठीक है, अंतर पूछ लेगा, योग पूछ लेगा, वो बाद की बात है, लेकिन क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को। तो कैसे किया जाएगा समझने की कोशिश करना बेटा, क्वेश्चन तो अच्छा है। ठीक है, देखो 25% की दर से बढ़ रहा है। 25% की दर से बढ़ने का मतलब क्या होता है बेटा, कि सर अगर कोई संख्या 4 है तो वो 5 बन जाएगी, यही होता है 25% बढ़ाना, 4 से 5 हो जाना। लेकिन सर 3 साल का जिक्र चल रहा है तो हम लोग 3 बार करेंगे, 4 से 5 हो गया, 4 से 5 हो गया। सर 3 बार हो चुका है, थोड़े से गैप में लिख देता हूं क्योंकि हमें इनको काम में लेना पड़ेगा। 4 से 5 हो चुका है, 4 से बच्चे 5 हो चुका है, 4 से 5 हो चुका है, और 4 से 5 हो चुका है। ठीक है, ये सर 3 साल का आंकड़ा में दिया गया है। अब एक बात बताओ, 3 साल के लिए अगर क्वेश्चन होता तो कैसे बनाते, कि सर 3 साल पहले जनसंख्या जो थी वो 64 थी, तो आज वर्तमान में हमें संख्या कितनी मिलेगी, जनसंख्या कितनी मिलेगी, 125 मिलेगी। तीनों को गुणा करवाते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं हम लोग, कि सर 3 साल पहले 64 थी तो आज 125 हो जाएगी। अगर आज की संख्या निकालनी है तो ये बता सकते हो, पहले की बतानी थी तो ये बताया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसने अंतर पूछा है, कैसे करना है क्वेश्चन को समझ जाना। ये तो 3 साल बाद की बातें हैं। ठीक है, ये तो सर 3 साल बाद की है, और ये बेटा अगर 2 साल का, अगर 2 साल का क्वेश्चन होता तो इतना ही करते कि नहीं करते बताओ। 2 साल का क्वेश्चन होता तो इतना ही करते। तो सर यहां तो देखो 2 साल तक है। अगर 2 साल की बात मैं करूं तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी सर 16, और आज जनसंख्या कितनी मिलनी चाहिए सर 25 मिलनी चाहिए, 25 मिलनी चाहिए। समझ रहे हो, 2 साल का क्वेश्चन होता तो यहां तक ही होता, 3 साल का क्वेश्चन था तो सर यहां तक गया। इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आगे समझना, सर पहले जनसंख्या कितनी भी हो सकती है, 2 साल पहले अलग थी, 3 साल पहले अलग थी, 10 साल पहले कुछ और थी, लेकिन आज वर्तमान में जो जनसंख्या होगी
वो तो सभी कंडीशन के अंदर समान होगी कि नहीं होगी बताओ। पहले कुछ भी हो सकती है, हर साल पहले जनसंख्या कम हो रही थी धीरे धीरे, भी 3 साल पहले 64 थी, 2 साल पहले 16 ही थी, समझ रहे हो ना? ठीक है, तो आज की जो जनसंख्या है वो तो बराबर होनी चाहिए, आज की जनसंख्या तो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल ठीक बात है, आज की जनसंख्या तो बराबर होनी चाहिए। भी 2 साल पहले अगर जनसंख्या 16 थी तो आज 25 हो गई, 3 साल पहले अगर जनसंख्या 64 थी तो आज 125 होगी। सर आज वाली जनसंख्या अलग अलग कैसे हो सकती है? ये तो वर्तमान की है, बराबर होनी चाहिए, तो इनको बराबर करना पड़ेगा। समझ में आई चीज? 25 और 125 को बराबर करना पड़ेगा, तो बेटा क्या करवाओगे, ऊपर वाली वैल्यू को केवल और केवल 5 के साथ गुणा करवा दो, 25 5 125 हो जाएगा। इसको अगर 125 बनाया है तो इसको भी 5 से गुणा करवाना पड़ेगा, 16 5 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सर 16 5 80 हो जाएगा, और ये कितना था, ये सर 64 ही था। तो अगर 2 साल पहले जनसंख्या 80 थी और 3 साल पहले अगर जनसंख्या 64 थी, इन दोनों का अंतर ही आप लोगों से पूछा गया है। इन दोनों का अंतर बच्चे कितना है? सर 16 आ रहा है, 16 अंतर आ रहा है। 16 की वैल्यू आप लोगों को निकाल के बतानी है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 2,50,000। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 125। 125 का मान आप लोगों को दे रखा है, 125 की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है, 2,50,000 दे रखी है। तो सर एक की वैल्यू कितनी बनेगी? 125 का डबल ही होता है, एक की वैल्यू बेटा कितनी बनेगी? सर 2,000 बनेगी। 16 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16 की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 16 दूनी 32, यानी कि 32,000 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 32,000। समझ गए क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? अब चाहे हमसे यहां कुछ भी दो, यहां कोई भी वैल्यू पुट करवा दो, अगर 2 साल पहले 3 साल पहले की जनसंख्या का अंतर या फिर योग कुछ भी पूछने की कोशिश कर रहा है तो हम लोग आराम से बता देंगे। वर्तमान वाली जनसंख्या को बराबर कर लेना, एक तो 2 साल पहले वर्तमान में ये है, एक 3 साल पहले वर्तमान में तो वही रहेगा, ठीक है ना? तो ये केवल 2 साल पहले की है और ये 3 साल पहले की है, ठीक है ना? वर्तमान में तो बराबर होना चाहिए ना बच्चे। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन को समझ गए, आराम से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के लिए जो क्लास बनाई थी आरआरबी हैक नाम से, उसके अंदर बेटा ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार दिखाया था आप लोगों को, साथ में इमेज भी दिखाई थी आप लोगों को। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है एग्जाम में। क्या है? एवरेज का क्वेश्चन है। सर 5 संख्याओं का योग दे रखा है, अलग अलग का योग दे रखा है, एवरेज दे रखा है, किसी का एवरेज पूछा है। क्या है? 5 संख्याओं का योग 655 है, 5 संख्या है। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना तो ये 655 तो चेंज ही नहीं हुआ था, हर बार 655 655 655 655 ही था, केवल और केवल ये संख्या चेंज हो रही थी, केवल और केवल इन दोनों संख्याओं को चेंज किया था। और इन संख्याओं को भी ऐसे चेंज किया गया था कि ये जो वैल्यू है ना, ये तो लगभग लगभग 77 78 77 78 ही थी। ये 101 102 103 128 127 129 ऐसे थी, ठीक है ना? तो केवल इन वैल्यूओं को चेंज किया गया था। तो देखो कैसे करना है, आराम से हो जाएगा, यही हो जाएगा। 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का योग 77 है और तीसरी संख्या 101 है। शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। 5 संख्या है, लास्ट वाली दोनों का एवरेज बताना है। देखो 5 संख्याओं का योग 655 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 77 है। सर अगर औसत 77 है तो योग कितना होगा? 77 का डबल कितना होगा? सर 154 होगा। पहली और दूसरी संख्या का योग कितना होगा? पहली दूसरी नहीं, पहली 2 संख्याओं का योग, ठीक है? 2 संख्याओं का योग कितना होगा? 154 होगा। और तीसरी संख्या कितनी है? 101 है। तो सर पहले वाली तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 255 नहीं हो चुका क्या बताओ? पहले वाली 3 संख्याओं का योग कितना हो चुका है? 255। तो सर लास्ट वाली दोनों संख्याओं का योग कितना बचेगा? 655 में से 255 अगर घटाओगे तो 400 बचेगा। सर दोनों संख्याओं का योग ये है, दोनों संख्याओं का अगर योग ये है तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सर एवरेज कितना आएगा? जब दोनों का योग 400 है तो दोनों के हिस्से में कितना कितना आएगा? 200 200 ही आएगा। तो एवरेज कितना आएगा? 200। बच्चों वाला सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में इतनी बार पूछा गया था, बस
पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 64 से विभाजित होगी? है ना क्वेश्चन, है क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लेना। इस क्वेश्चन के आप लोग स्टार मार्क कर सकते हो। आएगा, पक्का आएगा, 100% आएगा। बस ये वैल्यू चेंज होगी, ये वैल्यू चेंज होगी बच्चे। भाजकता का नियम आप लोगों को बस पता होना चाहिए। थोड़ी सी समस्या कब होगी? जब यहां पर अभाज्य संख्याओं का क्वेश्चन बनेगा। 41 दे दी, 43 दे दी, अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब अभाज्य संख्याओं के ऊपर देगा तो थोड़ी सी समस्या आप लोगों को आ सकती है। बाकी सर 64 से विभाजित बताना है, 64 का भाग जा रहा है तो सर 4 का भी जाएगा। बोलो, 64 का अगर भाग जा रहा है तो 4 का भी जाएगा। 4 का भाग नहीं जाता सर, कभी 7 नहीं आता लास्ट में 4 के पाड़े में। 4 के पाड़े में 9 भी तो नहीं आता, 4 के पाड़े में 7 भी तो नहीं आता, 0 ही आएगा। और वैसे भी सम संख्या है सर, सम संख्या को जब भी हम लोग गुणा करेंगे तो विषम संख्या कभी नहीं बन सकती, सम संख्या आंसर आएगी। ये लो आ गया आंसर। तो इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं कितनी बार पूछा गया। बस ये वैल्यू चेंज होती है, इस वैल्यू को चेंज करना होता है। तो भाजकता का नियम बेटा पढ़ के जाना आराम से, भाजकता का नियम पढ़ के जाना। एक मैं और बता देता हूं, आप लोगों के द्विघात समीकरण से बेटा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, पक्का 101% क्वेश्चन बनेगा। लेकिन मैंने जितनी भी शिफ्ट देखी थी उनके अंदर बेटा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं हो रहा था। कभी उसके मूल पूछ लिए गए, कभी उसके मूलों की प्रकृति पूछ ली गई, कभी कुछ पूछ लिया गया, कभी कुछ पूछ लिया गया। तो अलग अलग टाइप से बने थे। तो द्विघात समीकरण को आप लोग पढ़ जरूर लेना, सिंपल सा टॉपिक है, एक क्लास का ही टॉपिक है। एक क्लास के अंदर बच्चे आप लोग उसको पूरा कवर कर सकते हो। तो क्वेश्चन बनेगा जरूर आप लोगों के, तो पढ़ के जाना उस क्वेश्चन को, ठीक है ना? उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना। अंग्रेजी की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 पाए गए। भी अब इस क्वेश्चन के बारे में क्या बताएं? एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या फेज का कोई एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे का कोई और एग्जाम हो, आता है हर बार, टपक जाता है ये क्वेश्चन। पता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? गलत लिखा गया। पहले ये एवरेज था, किसी संख्या को हमने गलत पढ़ लिया गया, अब हमें उसको सही करना है। नया एवरेज बताओ क्या करना है, कैसे होगा? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है। 30 विद्यार्थियों के 55 अंक थे, एवरेज 55 आ रहा था, ठीक है। बाद में पता चला कि 72 को गलती से 27 पढ़ा गया। 72 था लेकिन हमने 27 पढ़ लिया उसको, और 64 को 46 पढ़ लिया गया, 64 को 46 पढ़ लिया गया। क्वेश्चन में गलतियां हैं, क्वेश्चन में गलत पढ़ना है, एग्जाम में आप लोग गलत मत पढ़ लेना, वरना इस क्वेश्चन को सही करते करते आपका गलत हो जाएगा बच्चे, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है, गलत पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, उसको सही करो। और कभी आप लोग ही गलत पढ़ लो तो वो सही हो ही ना, तो ऐसा ना हो तो आराम से करना। 72 को 27 पढ़ा गया, 64 को 46 पढ़ा गया। हकीकत में हमें कितना पढ़ना था? 4 और 2 6, 6 और 7 13, 136 सर पढ़ना था हमें टोटल। हमने पढ़ा कितना है टोटल? 13 और सर 7, 13 और 7, ठीक है ना, 13 और 7, ठीक है। हमने कितना पढ़ा है बच्चे? हमने पढ़ा है 73। कितना कम पढ़ा गया? कितना कम पढ़ा गया? 6 में से 3 गया बच्चे, कितना बचेगा? 3, ठीक है। 13 में से 7 गया, कितना बचेगा? 63। हमने 63 कम पढ़ा है। अब ये 63 जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अब इस 63 की वृद्धि करवानी पड़ेगी। तो 63 की वृद्धि किसी एक में नहीं करवाएंगे, टोटल जितने व्यक्ति होते हैं ना उन सभी के अंदर 63 को हमें बराबर बराबर बांटना है। तो टोटल कितने लोग हैं सर? 30 है। हमें बांटना कितना है? 63। 30 लोग है तो सर 30 को डबल करता हूं तो 2 60 बनता है। यानी सर 2 पॉइंट कुछ कुछ और जुड़ेगा, सबको 2-2 पॉइंट कुछ और मिलेगा। तो 55 और 2 कितना? 57। 57 पॉइंट कुछ हमारा एवरेज रहेगा, तो 57.1 रह जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है बताइए? 30 का भाग दोगे तो 2 पॉइंट कुछ ही तो निकल कर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
तो सर 2.1 ही निकल कर आना था। 55 में 2 जोड़ोगे तो सर 57 पॉइंट कुछ आएगा, ऑप्शन ही एक है। ठीक है, तो समझ गए ना तरीका। ये पढ़ना था, हमने ये पढ़ा। टोटल हमें 136 ऐड करवाना था, हमने 33 ऐड करवाया। कितना कम है? 63 अभी भी कम है। तो 63 अगर कम है तो इस 63 को वापस से सभी बच्चों के अंदर बांट दो। 30 बच्चे हैं, हर एक को 2.1 मिलेगा। हर एक बच्चे को कितना मिलेगा? 2.1 और मिल जाएगा तो जोड़ देंगे। ठीक है, पहले 55 था, अब 2.1 और मिलेगा, 57.1 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी स्टार मार्क कर लेना। हर एक शिफ्ट के अंदर बना हुआ क्वेश्चन है बच्चे, बनेगा। ठीक है, पक्का बनेगा। 3 क्वेश्चन हो गए। पहले माध्यिका नॉर्मल आंकड़े देकर, फिर बहुलक नॉर्मल आंकड़े देकर, और फिर बच्चे यहां माध्यिका पूछता है वर्ग अंतराल और फ्रीक्वेंसी देकर भी माध्यिका पूछी जाती है। ठीक है, कैसे निकालना होता है? जब भी आप लोगों को वर्ग अंतराल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है और माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को संचयी बारंबारता बनानी होती है। संचयी बारंबारता से पहले भी मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताता हूं कि फॉर्मूला क्या है। देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को अगर माध्यिका निकालनी है, माध्यिका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? लोअर लिमिट प्लस n/2, n/2 प्लस, प्लस नहीं माइनस, माइनस में c बटे में f और गुणा इंटरवल i से। ये इसका फॉर्मूला बनता है बच्चे। अब हर एक चीज की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, कौन क्या कैसे बनाया जाता है। देखो LL क्या है? लोअर लिमिट, निम्न सीमा। n/2 क्या है? अभी बताऊंगा, संचयी बारंबारता होती है उसका आधा। C क्या होगी? उसके करस्पॉन्डिंग बच्चे जो कम वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो होगी। F क्या होगी? फ्रीक्वेंसी बारंबारता। और I क्या होगा? इंटरवल बनता है। अभी बता देता हूं सारी चीजें कौन कौन सी बनेगी। सबसे पहले आप लोगों को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी, यानी आप लोगों को संचयी बारंबारता कैसे निकालनी है? इनको ऐड करवाते हुए लिखना है। किसको? फ्रीक्वेंसियों को। 23 आया सर, 23 और 13 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 और 24 कितना हो जाएगा बच्चे? 60 हो जाएगा। 60 और 25 कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा। 85 और 35 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। लास्ट में जो आया है ना, वो बच्चे n की वैल्यू है। लास्ट में जो बना है वो n की वैल्यू है, तो n/2 कितना बनेगा? n/2 आप लोगों का कितना बनेगा बच्चे? 60 बनेगा। n/2 60 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप लोगों को बस ये चेक करना है कि सर n/2 जो बना है वो कहां है? ये रहा 60, ये है कि नहीं है 60? बोलो। इनके बीच में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सर पूरा पूरा हमें मिला। ये है n/2 की वैल्यू, ये है बच्चे n/2 की वैल्यू, है कि नहीं है? तो n/2 जहां पर होगा उसी के रेस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो f की वैल्यू बनेगी। ये बेटा आप लोगों की f की वैल्यू है। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, सॉरी सच्ची बारंबारता की बात कर रहा हूं, उससे जो आप लोगों की n/2 की जहां वैल्यू होगी उससे पहले वाली जो सच्ची बारंबारता होगी वो आप लोगों की c की वैल्यू बनेगी। ये आप लोगों की बेटा c की वैल्यू है, इसको आप लोग c कहोगे। और जिस फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, 24 या 60 के रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं, उसी के रेस्पेक्ट में जो वर्ग अंतराल होता है ना, उसी की बच्चे निम्न सीमा को लोअर लिमिट बोला जाता है, इसी को अपर लिमिट बोला जाता है, और इन दोनों के बीच के गैप को ही इंटरवल बोला जाता है। कितना आ रहा है? 50 का आ रहा है। ठीक है, सारी चीजें पता चल गई। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा आराम से। देखो कैसे करना है। सर माध्यिका निकालनी है। लोअर लिमिट कितनी है बच्चे? 240। सर लोअर लिमिट है 240 प्लस n/2 कितना है? 60। n/2 कितना है? 60। 60 में से c घटाना है, यानी सर 36 घटाना है, और बटे में क्या लगा देने बच्चे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 24। और गुणा में क्या करवा देना है? इंटरवल से गुणा करवा देना है। इंटरवल कितना है? 50। तो 60 में से 36 जाएगा, 24 ही बचेगा। 24 नीचे है, 24 ऊपर है, कट गया, तो 240 प्लस में कितना बचेगा? 50। तो इसकी माध्यिका जो है वो कितनी निकल कर आएगी? 240 प्लस में 50 निकल कर आएगी, यानी सर 290 निकल कर आएगी, 290 निकल कर आएगी। 290। और एक खास बात और बताऊं मैं आप लोगों को, लास्ट टाइम एनटीपीसी के एग्जाम का ही है,
एनटीपीसी के एग्जाम में ये जो जितने भी ये क्वेश्चन बने थे ना, उनके अंदर 90% n/2 की जो वैल्यू थी वो आप लोगों को डायरेक्ट यहां पर देखने को मिली थी, डायरेक्ट यहां पर आप लोगों को देखने को मिली थी। और जब n/2 की वैल्यू डायरेक्ट यहां पर हो जाए तो उसकी लगभग लगभग बच्चे जो आंसर था ना, उस वर्ग की जो उच्चतम सीमा थी ना, उच्चतम जो सीमा थी वही उस क्वेश्चन का आंसर था 290। 290 बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं। n/2 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ डायरेक्ट मिलेगी और उसकी जब माध्यिका निकालोगे तो उसी के रेस्पेक्ट में जो वर्ग अंतराल दिया गया है उसकी उच्चतम सीमा जो है वही क्वेश्चन का आंसर बन रहा था। ठीक है, तो देख लेना। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन आएगा बेटा, क्वेश्चन रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ये बार बार हर एक शिफ्ट के अंदर बना था ये क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो देख लेना। 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन पी को कितना समय लगेगा। दो ट्रेन के क्वेश्चन है। पहले क्या बोला गया, समान दिशा में, क्योंकि इसी के ऊपर फोकस रखोगे। समान दिशा में 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन पी समानांतर पटरियों पर समान दिशा में, एक ही दिशा में 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 5.5 मिनट में पार करती है। तो सबसे पहले पी की लंबाई निकाल लेता हूं। जब भी सर ऐसे क्वेश्चन होगा तो स्पीड क्या काम में ली जाती है पता है ना आप लोगों को, दोनों का अंतर। ठीक है, मैं जब भी ट्रेन का क्वेश्चन आता है ना, एक बात ध्यान देना, जब भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करेगी, चाहे वो ऐसे पार करे चाहे वो ऐसे पार करे, दूरी हमेशा दोनों का योग बनती है, याद रखना बेटा। ठीक है, तो सर इस कंडीशन में जब दूरी होगी तो दोनों का योग बनेगी। एक ट्रेन क्यू की लंबाई कितनी है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है, और प्लस में सर ट्रेन पी की लंबाई बढ़ने वाली है। टोटल कितना बनेगा, बस मैं दूरी निकाल रहा हूं, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा समय। एक की चाल 78 है, एक की चाल 62 है, अंतर कितने का आएगा, 16। ये तो चाल है, चाल गुणा समय, समय कितना है सर, 4.5 मिनट है। 4.5 मिनट को 9/2 लिख लो, मिनट है सेकंड में चेंज कर लो, 60 से गुणा, ये सेकंड हो चुका। ये किलोमीटर में है अभी भी, इसको भी चेंज करवाना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में 5/18 के साथ गुणा करवा के। सारी चीजें समझ गए क्या। दूरी निकाल रहा हूं चाल गुणा समय करके, चाल है 16 की, समय है 4.5 मिनट। सर दोनों ही चीजें अलग अलग इकाइयां हैं, चेंज करो, इसको सेकंड बनाओ, बना लिया, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाओ, बना लिया। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर सकते हो। देखो किससे किसको काटेंगे हम लोग, सर 9 से काटेंगे, 2 बार कटेगा, 9 दूनी 18, ये 4 आ चुका है, ये 4 बार इसको काट देगा। 4 6 24, 24 गुणा 5 120 यानी 1200, यानी टोटल डिस्टेंस आएगी बेटा 1200। तो सर 1200 जो है वो 120 प्लस में पीएल है, या पीएल की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दूं। पीएल क्या है, ट्रेन पी की लंबाई है, कितनी आएगी, 1200 में से 120 घटा दो। 120 अगर घटाओगे तो 1080 बचेगा, 1080 बच जाएगा, यानी सर ट्रेन पी की लंबाई जो है वो 1080 मीटर है, हमें पता चल चुका है। अब यही ट्रेन विपरीत दिशा में, अब विपरीत दिशा का क्वेश्चन बन चुका है बेटा, अब ये क्वेश्चन बन चुका है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 245 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है। समय का फॉर्मूला क्या होता है सर, समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में स्पीड। दूरी कितनी होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग बनेगी। तो कितना है दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग, 1080 और वो कितना है 245। 245 अगर मैं इसके अंदर ऐड करवा दूं, 1080 प्लस में 245 बचे, टोटल कितना हो जाएगा सर, 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1325 बन जाएगा।
यानी सर दूरी तो है मेरी 1325 मीटर, स्पीड क्या काम में लोगे? विपरीत दिशा। सर हमेशा योग काम में लिया जाता है, तो इसकी स्पीड तो 78 की थी, इसकी स्पीड 81 की है, दोनों का योग आप लोग करवा सकते हो। 8 और 1 9 बन जाएगा, 8 और 7 15 बन जाएगा। ठीक है, 159। क्लियर है बात? तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी बेटा किस में था? मीटर में। ये किस में था? किलोमीटर प्रति घंटा में। 5/18 से गुणा करवाना मत बोलना, क्योंकि आप लोगों को चेंज करवाना ही होता है, इतना जानते हो। अब इसको काटो, और कोई इलाज नहीं है। 5 से कैंसिल आउट करूंगा, 5 दूनी 10 आएगा, और 5 6 30 आएगा, और 25 आएगा। ठीक है, अब मैं किससे इसको कैंसिल आउट करने की कोशिश करूं? 3 से उड़ा दूं, मेरी इच्छा हो रही है। 3 से उड़ा ही देते हैं। देखो 3 से काटूंगा इसको बच्चे, कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 3 से अगर मैं इसको काटता हूं तो 5 और 3 बार कटेगा। अब 53 से ये बेटा 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 और 5 को अगर गुणा करवाओगे तो 30 आ जाएगा। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। 5 6 30, यानी 30 सेकंड का समय आप लोगों को लगने वाला है। हो जाएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। तो समझ जाओ, पहले ही इन क्वेश्चनों को करने की आदत डाल लो। एग्जाम में बच्चे टाइम भी बचा लोगे, एक्यूरेसी भी हो जाएगी ठीक ठाक, क्योंकि क्वेश्चन पहले से करके गए हो तो पता चलेगा किस तरीके से होता है। तो बेटा पूरा का पूरा एक पैकेज था आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चनों का, जो आप लोगों को मुझे देना था। ठीक है ना? अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको और देख लो। ठीक है, तो विजय ने 4800 रुपए के कुल क्रय मूल्य पर 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 34% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% आने पर बेचा। यदि विजय ने दोनों वस्तुओं को कुल रुपए 5442 में बेचा तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना है। अब ये क्वेश्चन अगर आप लोग उस तरीके से करने की सोच रहे हो कि सर यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बनाता हूँ, यहाँ से क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बनाता हूँ, तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो बेटा वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें या तो क्रय मूल्य देता है या फिर विक्रय मूल्य देता है। यहाँ दोनों चीजें दे रखी है, तो ना तो आप लोग क्रय मूल्य के बराबर वैल्यू रख पाओगे, ना हम विक्रय मूल्य के बराबर वैल्यू रख पाओगे। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है समझना। ये बेटा मिश्रण वाले तरीके से क्वेश्चन होगा। वो आप लोगों ने मिक्सचर पढ़ा होगा, मिश्रण वाला तरीका, एलिगेशन, उस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखो 34% के लाभ पर मैंने वस्तु को बेचा, तो एक तरफ तो मैं 34% के लाभ पर बेच रहा हूं, दूसरी तरफ मैं 10% की हानि पर वस्तुओं को बेच रहा हूं। हानि है इसलिए माइनस लिखा है, कोई प्लस में लिख देगा तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर इन दोनों से टोटल मिलाकर मुझे क्या हुआ वो यहां पता चलेगा। 4800 रुपए की वस्तु है, 5442 में हमने बेचा है, तो हमने क्या किया है? 642 रुपए कमाए तो है, 642 रुपए हमने कमाए हैं, 4800 के ऊपर कमाए हैं। बेटा जी कितना परसेंट बनेगा वो देखो। 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 6 से काटता हूं तो बच्चे ये 8 बन जाएगा। 6 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूं तो 1 आ चुका है, 107 आ चुका है, यानी 107/8 मान सकता हूं मैं। 107/8% है, 107/8% होगा। बटे में जो 8 है उसका गुणा यहाँ करवा के कैंसिल किया जा सकता है। तो इसको भी आप लोग एक बार के लिए 8 से गुणा करवा दो और इसको भी 8 से गुणा करवा दो। 8 चौके 32 बन जाएगा, तो नई वैल्यू कितनी बनने वाली है? 8 चौका 32, 8 तिया 24, 24 और 3 बच्चे कितना बनेगा? सर 27 बनेगा, तो ये 272 बनेगा। ठीक, ये 80 बन जाएगा, वो भी माइनस का। क्लियर है ना बात? समझ में आ गई? अब इन दोनों का जो अंतर होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो ले लो। तो 80 और 107 का अंतर कितना? ये माइनस में है बेटा, तो माइनस फिर से करवाओगे तो प्लस हो जाएगा, 187 आएगा। यहां गड़बड़ करते हैं बच्चे, 107 और 180 का अंतर चाहिए लेकिन ये माइनस का है, तो फिर मैं अगर माइनस करूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 187 आ चुका है, और ये कितना आ चुका है बेटा? ये 7 और 2 9 आ चुका है। सॉरी, अंतर ही लेना है। 272 में से 107 आप लोगों को घटा देना है, तो 12 में से 7 जा चुका है, 5 आ चुका है, और ये 165 आ जाएगा। ठीक है, 165 आ जाएगा। बेटा 11 से काट दो, 11 एकम 11, 11 साता 77, 11 एकम 11, 11 पांजा 55, यानी सर एक का क्रय मूल्य 17 आ रहा है, एक का क्रय मूल्य 15 आ रहा है। हमें बताना था इन दोनों का अंतर। इन दोनों का अंतर कितना है? 2 का, तो 2 की वैल्यू बतानी है।
लेकिन 17 और 15 है कितना, टोटल क्रय मूल्य कितना है वो देख लो आप लोग, कितना है 32 है। तो 32 की वैल्यू बच्चे आप लोगों को कितनी दे रखी है, 32 की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे रखी है सर, 32 की वैल्यू हमें दे रखी है इसने 4800, ठीक है ना। टोटल क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 4800 दे रखा है। 32 की वैल्यू 48 है, 16 से आप लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, ठीक है। तो 300 बनेगी वैल्यू। तो 2 की वैल्यू कितनी, 302 की वैल्यू पूछने की कोशिश कर रहा है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 300। ये लो, किया तो कुछ नहीं है। कैलकुलेशन कभी हार्ड भी बन सकती है, कभी आसान भी बनाई जा सकती है, लेकिन तरीका ही नहीं पता, क्वेश्चन करने का तरीका ही हम लोग नहीं जानते। हम लोग तो इसको वैसे करने की कोशिश कर रहे हैं, सर 34% का लाभ है ना, तो 100 रुपए वाली चीज को 134 में बेचेंगे। 10% की हानि है ना, तो 10 रुपए वाली चीज को 9 में बेचेंगे। तो बेटा वैसे नहीं होगा ना, क्योंकि और कर भी लोगे उलट पुलट कर कर आके तो बेटा बहुत ही ज्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों पता है। वहां क्रय मूल्य पता है या विक्रय मूल्य पता है तब करते हैं, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य समान है, तब होते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो अब ये क्वेश्चन भी पता नहीं कितनी बार पूछता है, एसएससी भी पूछता है इन क्वेश्चनों को, ठीक है ना। बिल्कुल बच्चों वाला सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अपनी सामान्य चाल के 2/3 चाल से चलने पर अभिजीत अपने कार्यालय 28 मिनट की देरी से पहुंचता है। अपने घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में उसे सामान्य कितना टाइम लगता है। आज वो 2/3 स्पीड से गया है, 28 मिनट लेट हो गया। नॉर्मली जब वो जाता है तो कितना टाइम लगता है वो बताना है। दूरी तो वही है, और जब दूरियां समान होती है तो जो चालों का अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा समय का अनुपात होता है। तो सर चाल का अनुपात कितना है, पहले स्पीड कितनी थी 3, ये पहले की बातें कर रहा हूं बेटा, ये पहले है और ये अब है। पहले की स्पीड कितनी थी 4, सर पहले की स्पीड थी 3, अब स्पीड कितनी कर दी 2, तभी तो टाइम ज्यादा लग रहा है ना। सर समय का अनुपात क्या होगा, इनका उल्टा, पहले अगर 2 टाइम लगता था तो अब कितना टाइम लगेगा सर 3 लगेगा। कितना ज्यादा लग रहा है, 1 ज्यादा लग रहा है, पहले 2 टाइम लगते थे तो अब 3 लग रहे हैं। कितना ज्यादा लग रहा है 1, कितना ज्यादा लगता है बच्चे सर 1 ज्यादा लग रहा है। 1 ज्यादा लगने का मतलब 1 लेट ही तो पहुंच रहा हूं, भी पहले 2 मिनट में पहुंचता था मैं 3 मिनट में पहुंचता हूं, तो 1 मिनट लेट नहीं हो गया क्या। तो 1 का मतलब कितना दिया है 28, 1 का मतलब अगर 28 दिया है तो सर इस 2 का मान ही तो बताना है, पहले हमें यही तो टाइम लगता था। तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 56 मिनट आएगी। तो 56 मिनट लगते थे नॉर्मली टाइम। हो गया बेटा, पूरे करवा दिए। 20 क्वेश्चन हम लोगों ने बिल्कुल तसल्ली से किए हैं, बिल्कुल प्यार से किए हैं। जल्दबाजी के चक्कर में, अपनी काबिलियत दिखाने के चक्कर में, शॉर्ट में करवाने के चक्कर में ऐसा नहीं करवाना चाहता कि आप लोगों ने क्लास भी कवर कर ली, आप लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आया। तो ऐसी चीज ना हो, इसलिए बेटा हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताया गया है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में जरूर आएंगे, और जरूर आएंगे। कर भी लिए फिर भी एग्जाम में हमें इनको करना नहीं आए तो फिर फायदा क्या था। तो इसलिए बिल्कुल आराम से पढ़ाया है, तो बिल्कुल तसल्ली से इन क्लासों को बार बार कवर करते रहना, तो बेटा नैया पार हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।